समय था 1971 का। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान दो भागों में बंटा हुआ था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज भी वही है, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान जहां आज बांग्लादेश बसा है। पाकिस्तान ने अपने ही पूर्वी पाकिस्तान में कत्ले-आम शुरू कर दिया था। करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और करीब 4 लाख मां बहनों के साथ बलात्कार किया था। आखिर यह सब पाकिस्तान क्यों कर रहा था, और वो भी अपने ही मुल्क में? तो चलते हैं 50 साल पूर्व इतिहास के पन्नों में। असल में पूर्वी पाकिस्तान में एक चेहरा था, शेख मुजीबुर रहमान, जो दिनों दिन एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे और लग रहा था कि अब पाकिस्तान का अगला गढ़ होगा पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को यह कतई बर्दाश्त नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना आनन फानन में ही भारत को चकमा देकर पूर्वी पाकिस्तान में एंट्री करती है और करीब 30-40 दिन में ही पूर्वी पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। ये तबाही बड़ी भयानक थी और इनमें से महिलाओं के हालात तो और भी दर्द भरे थे। इस दौरान करीब 30 लाख लोगों का कत्ले-आम कर दिया था और वहीं 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया था, और वो भी अपनों के सामने। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे दिखाना हमारे लिए असंभव है। अब शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान के कब्जे में थे। पूर्वी पाकिस्तान के इस नाजुक हालात में मुक्ति वाहिनी विद्रोही गुट बनता है। पाकिस्तान का यह जुल्म अब पूरी दुनिया के सामने था। लाखों लोग चल पड़े थे भारत की शरण में। इस समय भारत की बागडोर थी इंदिरा गांधी के हाथ में। अब भारत ने खुलकर पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन दे दिया था। आखिर ऐसे जुल्म कब तक होते रहेंगे, और वो भी हमारे पड़ोसी के साथ? अब पाकिस्तान की लड़ाई में भारत की एंट्री होती है और यहीं से शुरू होता है 1971 के आगाज का। समय था अप्रैल 1971 का। अब ये आर पार की लड़ाई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया था। भारत के फील्ड मार्शल थे मानेकशॉ, मगर अप्रैल के महीने को देखते हुए फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को युद्ध टालने का आग्रह किया था। वजह थी बारिश का मौसम। बंगाल वाले एरिया में अक्सर इस दौरान बाढ़ और तूफानों की आवाजाही रहती है और हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ रहता है, जो सैनिकों के लिए बड़ा ही दुर्गम था। मगर पश्चिमी पाकिस्तान अपने सूखे का फायदा उठाकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता था। अब ये रणनीति धीरे धीरे युद्ध को लंबा खींचने की थी। धीरे धीरे भारत की सेना मजबूती की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तान के दोनों भागों पर अब भारतीय सेना लगातार जमे हुए थी, मगर अधिक फौज पूर्वी पाकिस्तान के इर्द गिर्द थी और यहीं पर जुल्म ढा रहा था पश्चिमी पाकिस्तान। अब भारत पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा था, और अब इसी दौर में पाकिस्तान हमले की फिराक में था। और तभी उसे एक खबर मिली कि भारत की पूरी सेना पूर्वी पाकिस्तान के आसपास है। गुजरात और राजस्थान के इलाके खाली पड़े हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी रात के अंधेरे में निकल रही थी। तारीख थी 3 दिसंबर 1971 की। पाकिस्तानी सेना राजस्थान के जैसलमेर में एंट्री करती है और वह जगह थी लोंगेवाला। रात का समय था, हर तरफ सन्नाटे का मंजर था। पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में लोंगेवाला पर लगातार बमबारी कर रहे थे। हर तरफ आग ही आग थी। अब पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर था। लोंगेवाला में भारतीय सेना की एक ही टुकड़ी मौजूद थी और उसमें जवान थे 120। लोंगेवाला की टुकड़ी को संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी।
दूसरी तरफ पाकिस्तान का ब्रिगेडियर था तारिक मीर। अब 120 के सामने थी 3000 पाकिस्तानी सेना। इस समय भारत के पास हंटर जहाज थे जो भयानक तबाही के लिए जाने जाते थे, मगर यह दौर रात का था। हंटर जहाज को रात में उड़ा नहीं सकते थे। मेजर कुलदीप सिंह किसी भी तरह इस युद्ध को सुबह तक खींचना चाह रहे थे ताकि सुबह एयरफोर्स आकर अपना काम तमाम करें। ये रात बड़ी भयानक थी और अपने आप को बचाना भी एक चैलेंज था, मगर मेजर कुलदीप सिंह हार कहाँ मानने वाले थे। मेजर कुलदीप सिंह ने यहाँ एक योजना को अंजाम दिया था। योजना के तहत रेत के धोरों में बारूद का ढेर बिछा दिया था। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक सीमा में घुसते वे धरती से ज्यादा आसमान में नजर आने लगे थे। इस तरह पाकिस्तानी टैंकों को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया था। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर ने इंजीनियर्स का सहारा लिया और करीब 3-4 घंटे तक रेत के धोरों को खंगाल लिया था, मगर हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। धोरों में हजारों की संख्या में सैनिकों के टिफिन निकले। असल में यह मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की योजना थी ताकि सुबह तक होने का समय मिल जाए, और हुआ भी यही। अब सुबह का समय था, करीब 5 बज रहे थे। तभी अचानक भारतीय एयरफोर्स का हुजूम आ उमड़ा। अब लोंगेवाला का दृश्य अलग ही नजर आ रहा था। हर तरफ पाकिस्तानी सेना जलकर खाक हो रही थी। अब लोंगेवाला पाकिस्तानियों की कब्रगाह बन गया था। पाकिस्तानी आर्मी में इतना डर बैठ गया था कि उनकी बॉडी को उठाने वाला भी कोई नहीं था। अब पाकिस्तान में खौफ का मंजर था। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था। 4 दिसंबर को लोंगेवाला फतेह हासिल की और अब जल सेना भी अपने जलवे को तैयार थी। इस समय भारत का सबसे खतरनाक जहाज था INS विक्रांत। यही जहाज बंगाल की खाड़ी में अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रहा था। INS विक्रांत जो एक मैदान की तरह बड़ा था, उस पर ही सारी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा था। अब विक्रांत पाकिस्तान की नजरों में खटक रहा था। इसी विक्रांत को डुबोने के लिए पाकिस्तान से रवाना हुई थी गाजी पनडुब्बी। गाजी पनडुब्बी ने जल के अंदर ही अंदर अपना रूट अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया, मगर इसकी भनक भारतीय जल सेना को लग गई थी। अब भारतीय आर्मी गाजी पनडुब्बी को अपने चक्रव्यूह में फंसाना चाहती थी और इसी दौरान INS राजपूत जहाज को विशाखापत्तनम बंदरगाह पर खड़ा कर दिया था और यह दर्शाया कि यह भारत का INS विक्रांत है। और ऐसा माहौल बनाया कि हर किसी की जुबां पर एक ही नाम था कि अब INS विक्रांत विशाखापत्तनम पर आ गया है। और इसी खबर का शिकार हुआ पाकिस्तान। गाजी को खबर मिलते ही बंगाल की खाड़ी में उन्हें वापस मोड़ दिया था और अब अगला निशाना था विशाखापत्तनम, मगर वहां तो मौत खड़ी थी। विशाखापत्तनम पहुंचने से पहले ही गाजी का खात्मा कर दिया था। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था और साथ ही INS विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया था। चटगांव बंदरगाह पाकिस्तानियों का मुख्य केंद्र था। हर तरफ हार ही हार नसीब हो रही थी और अब अगली गुहार थी अमेरिका से। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को हर संभव मदद की थी। अब अमेरिका UNO में भारत के खिलाफ मुद्दा उठाया था, मगर भारत के दोस्त रूस ने इस पर भी वीटो कर दिया था। अब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ खुलकर आ गया था। इसी समय अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा। अब अगला टारगेट था INS विक्रांत को डुबाना, मगर उसे पता नहीं था कि उससे पहले ही रूस का 40वां बेड़ा आ धमका था। अब रूस और अमेरिका हिंद महासागर में आमने सामने थे। रूस का भारी भरकम बेड़ा देखकर अमेरिका घबरा गया था।
रूस ने हिंद महासागर में अपने बेड़े से एक लाइन का निर्माण कर दिया था और अंदर ही अंदर काम कर रही थी इंडियन आर्मी। दूसरी ओर ब्रिटेन का ईगल बेड़ा यह देखकर आधे रास्ते से ही वापस निकल लिया था। अब भारत भी नहीं चाहता था कि यह युद्ध लंबा खींचे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेकर कोई माहौल खड़ा हो। समय था 16 दिसंबर 1971 का। अब यह युद्ध का 13वां दिन था। इस समय पूर्वी पाकिस्तान में करीब 93,000 पाकिस्तानी सेना भारत से घिरी हुई थी और यहाँ मौजूद था पाकिस्तान का जनरल नियाजी। अब पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे। अब भारतीय सेना से अपने आप को घिरा हुआ पाकर जनरल नियाजी ने भारत के निर्मलजीत सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया और वो भी 93,000 सैनिकों के साथ। यह दुनिया में एक साथ इतना बड़ा आत्मसमर्पण पहली बार हुआ था, जो आज भी गिनीज बुक में दर्ज है। और अब पूरी पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। यह वह भारत ही था जिसकी बदौलत बांग्लादेश को आजादी मिली थी। इस तरह भारत अपने पड़ोसियों के साथ बड़े भाई के रूप में हमेशा नजर आता है, वह चाहे नेपाल हो या भूटान। तो ऐसी है हमारी भारतीय सेना के लिए एक लाइक तो बनता है और इसे इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय को पता चले कि कितनी ताकतवर है भारतीय सेना। और अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।